नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज की फ्री क्लासेस चला रहा हूँ। और ये क्लासेस जो है CGPSC और CG व्यापम के सभी एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो पिछले वीडियो में हमने जो है काफ़ी चीज़ें देख ली थी, और ये जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति का भाग 2 होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है आगे कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि जो जनजातियाँ होती हैं, जो पिछड़ी हुई जनजातियाँ होती हैं, उनकी सहायता करने के लिए राज्य तथा केंद्र की सरकारें जो हैं कुछ विशेष संस्थाओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये संस्थाएं जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में ये कौन कौन सी संस्थाएं जो हैं कार्यरत हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात करें हम लोग, तो जो पहली संस्था होती है वो कहलाती है प्राधिकरण, ठीक है। प्राधिकरण, और इसकी स्थापना कब हुई थी? मई 2004 में, ठीक है। अब देखें हम लोग आगे, तो जो प्राधिकरण है, ठीक है, वो दो प्राधिकरण जो है छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। एक तो है बस्तर या फिर दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जगदलपुर में है, ठीक है। और दूसरा देखें तो सरगुजा या उत्तरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, और ये है कहाँ पे? अंबिकापुर में है, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा होता है अभिकरण, ठीक। तो अभिकरण जो होता है, अभिकरण जो है राज्य सरकार के द्वारा भी संचालित किया जाता है, और दूसरा केंद्र सरकार के द्वारा भी संचालित किया जाता है, ठीक है। तो जो केंद्र द्वारा जो स्थापित जो अभिकरण है, उनमें कुछ प्रमुख जो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए कौन कौन सी है? पहला देखेंगे बैगा विकास अभिकरण कवर्धा, ठीक है। तो कवर्धा में जो बैगा विकास अभिकरण है, ये केंद्र के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक। इसी प्रकार से अबुझमाड़ विकास अभिकरण जो नारायणपुर में है, ठीक है। इसी प्रकार से कमार विकास अभिकरण गरियाबंद, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण अंबिकापुर, ठीक है। पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण जो कि जसपुर में है, और बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण जो कि बिलासपुर में है, ठीक है। इसी प्रकार से राजकीय जो राज्य द्वारा जो संचालित है वो कौन कौन सा अभिकरण है, ठीक है। तो पंडोप विकास अभिकरण जो कि अंबिकापुर में है, और ये जो है 2002-2003 में बनाया गया था, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे तो भुंजिया विकास अभिकरण जो कि रायपुर में है, और ये भी जो है 2002-2003 में बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसकी किसकी बात कर ली? एक प्राधिकरण की बात कर ली और अभिकरण की बात कर ली, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रकोष्ठ, ठीक है। तो प्रकोष्ठ जो है उसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे, ताकि जो है आपको इसकी स्थिति जो है बराबर आपको याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें बैगा विकास प्रकोष्ठ की, ठीक है। तो बैगा विकास प्रकोष्ठ जो है कहाँ कहाँ पे है? एक तो आपका कोरिया, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है? आपका कोरिया में है, ठीक है। इसके बाद आपका कहाँ है? मुंगेली में है, और इसके बाद आपका कहाँ है? राजनांदगांव में है, ठीक है। ये 3 जगह जो है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बैगा विकास प्रकोष्ठ, ठीक है। क्या है? बैगा विकास प्रकोष्ठ, ठीक। इसके बाद बात करें हम लोग, जो पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ है, तो ये है कहाँ पे? ये बलरामपुर में है, ठीक है। बलरामपुर में क्या है? पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ, ठीक। मैंने इसके पहले आपको क्या बताया? बैगा विकास प्रकोष्ठ। तो जो बैगा विकास प्रकोष्ठ है वो कहाँ कहाँ पे है? एक कोरिया, फिर मुंगेली, और फिर राजनांदगांव, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ, तो ये कहाँ है? बलरामपुर में, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें बैगा एवं बिरहोर जो विकास प्रकोष्ठ है, ठीक है, तो ये कहाँ है? रायगढ़ में। रायगढ़ के स्पेशली बात करें तो धर्मजयगढ़ में, ठीक है। क्या है? बैगा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें कोरबा की, ठीक। तो कोरबा में हमारा क्या है? पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ, ठीक है। देखिए, ध्यान रखिएगा, कोरबा में क्या है? पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ, ठीक है। और रायगढ़ के जो धर्मजयगढ़ है वहाँ पे क्या है? बैगा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
महासमुंद की तरफ। ठीक, तो महासमुंद में आपको क्या मिल जाएगा, महासमुंद में जो है कमार विकास प्रकोष्ठ। ठीक है, कमार विकास प्रकोष्ठ है। ठीक, इसी प्रकार से बात करें तो आपका जो यहाँ पे धमतरी है, ठीक है, धमतरी में भी आपका जो है कमार विकास प्रकोष्ठ है। ठीक है, और ये है कहाँ पे, तो आप देखेंगे नगरी सिहावा का एरिया जो है, ठीक है, धमतरी में नगरी सिहावा का जो एरिया है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और कमार विकास प्रकोष्ठ है जो कि आपका भानु प्रतापपुर तहसील में पड़ता है, और भानु प्रतापपुर है कहाँ पे, कांकेर में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, कमार विकास प्रकोष्ठ। ठीक, तो हमने क्या क्या बातें कर लिया अभी प्रकोष्ठ के अंदर में। देखिए जो बैगा विकास प्रकोष्ठ है वो कहाँ कहाँ पे है, एक तो आपका कोरिया, ठीक, इसके बाद मुंगेली और इसके बाद राजनांदगांव। ठीक, पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ जो है आपका बलरामपुर में है। ठीक है, इसी प्रकार से बैगा और बिरहोर विकास प्रकोष्ठ आपका कहाँ पे है, रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में। ठीक, इसी प्रकार से बात करें पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ तो आपका कहाँ है, कोरबा में। ठीक है, और कमार विकास प्रकोष्ठ जो है आपका महासमुंद में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 कमार विकास प्रकोष्ठ हैं, एक महासमुंद में, ठीक है, दूसरा आपका जो है धमतरी के नगरी सिहावा एरिया में, और तीसरा जो है कांकेर के भानु प्रतापपुर तहसील में। ठीक, तो इतनी बातें हमने कर ली। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं। तो होता क्या है कि जो केंद्र सरकार होती है, ठीक है, जो केंद्र सरकार होती है वो देश के कुछ स्थानों को, राज्यों को, जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो घोषणा कर देती है कि ये एरिया जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका जो है आपको वर्णन कहाँ मिलेगा, तो भारतीय संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची में ये जो है उल्लेखित होगा। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में आपको जो है भारत के 10 राज्यों को जो है अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जिसमें पहला कौन सा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने का तरीका है, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ कौन सा है, एमपी। ठीक है, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ स्टेट क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये 3 आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो है आंध्रा और तेलंगाना। ठीक, आंध्रा और तेलंगाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ ही जो अपनी सीमा शेयर करता है वो कौन सा, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, तो देखिए आपको छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा, ये 5 तो इजीली याद हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद बात करें आंध्र और तेलंगाना की, 7 हो गए। ठीक, इसके बाद आपका गुजरात और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये जो है 10 राज्य जो हैं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया कि जो 6वीं अनुसूची है उसमें जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को भी जो अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्यों को जो है अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आसपास के जो 5 स्टेट हैं इनको, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़, फिर एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे आप आंध्रा और तेलंगाना। ठीक, इसके बाद राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, और 6वीं अनुसूची में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें से 4 राज्यों को जो है अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, जिसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ में जो 13 ज़िले हैं, स्पेशली अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ में जो 13 ज़िले हैं इनको अनुसूचित क्षेत्र के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है, जो 5वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ के 13 ज़िलों को, ठीक है, लेकिन जीपीएम मतलब जीपीएम या गौरौला पंडरा मरवाही जो है इसके बनने के बाद ये इन ज़िलों की संख्या कितनी हो गई है, 14। ठीक है, अब देखिए इसे याद करने का आपका ट्रिक क्या है, एक तो आपका बस्तर, ठीक है, और उसके बाद सरगुजा, ठीक, और उसके बाद बिलासपुर। ठीक है, ये 3 संभाग आप याद रखेंगे जिनमें जो है अनुसूचित ज़िले आ जाते हैं। ठीक है, तो बस्तर के सभी के 7 ज़िले, ठीक है, सरगुजा के सारे 5 ज़िले। ठीक है, इसी प्रकार से बिलासपुर के 2 ज़िले आएंगे, एक तो आपका कोरबा और दूसरा आपका कौन सा है, तो जीपीएम या गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, तो बस्तर के 7 ज़िलों में सभी 7 ज़िले हैं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर। ठीक, इसी प्रकार सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में जो 5 ज़िले हैं, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर। ठीक, इसी प्रकार से बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर के सिर्फ 2 ज़िले, एक तो आपका कोरबा और दूसरा आपका
गौरेला पेंड्रा मारवाही। ठीक है, चलिए अब हम कुछ जो है जनजातियाँ और उनके जो है विशेष कार्य देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम में जो है वन लाइनर के रूप में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि विशेष कोई कार्य दे देगा और ये पूछ लेगा कि जो है ये कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों के लिए जो है मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको इस टेबल को ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे जो जनजातियाँ सारी जनजातियों को नहीं लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियों को लिया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो देखिए अगरिया की बात करते हैं। एक साइड आपका जनजाति है, एक साइड आपका कार्य। ठीक है, तो अगरिया जनजाति जो है ये किसका कार्य करता है? लौह शिल्प कला का। ठीक है, तो अगरिया जनजाति लौह शिल्प कला। इसी प्रकार से बैगा जनजाति। ठीक है, बैगा जनजाति को स्पेशली आप याद रखिएगा मेडिसिन मैन ऑफ गॉड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है बैगा जनजाति जो है अबू जमाड़ के पहाड़ियों में ज़्यादातर निवास करती है। अबू जमाड़ मतलब मैकाल श्रेणी, जो मैकाल रेंज है आपका वहाँ पे। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? मेडिसिन मैन ऑफ गॉड। ठीक है, खड़िया जनजाति की बात करें तो ये पालकी ढोने का कार्य करते हैं। ठीक है, आपने पुराने जो है फिल्मों में देखा होगा कि जब दुल्हन जो है जाती थी मतलब अपने पति के यहाँ, तो पालकी में बैठ के जाती थी। तो जो खड़िया जनजाति के लोग होते थे वही पालकी ढोने का कार्य किया करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से कोरकू जनजाति की बात करें। ठीक है, तो कोरकू जनजाति जो है आपका भूमि खोदने का कार्य करते हैं। ठीक है, खैरवार जनजाति, तो खैरवार जनजाति जो होती है, देखिए ये जो है आपको मुख्यतः सरगुजा क्षेत्र में मिलेंगी ये जनजातियाँ। ठीक है, और जो खैरवार जनजाति है ये खैर नामक वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, एक वृक्ष होता है खैर जिससे ये कत्था निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पारधी की बात करें तो पारधी देखिए काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। ठीक है, ये जो है सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कि काले रंग के पक्षी का शिकार कौन सी जनजाति करती है? तो ये कौन सी जनजाति है? पारधी। ठीक है, इस प्रकार से बात करें कंवर की, तो कंवर जो है वो सैन्य कार्य किया करते थे। ठीक है, भतरा जनजाति की बात करें तो भतरा जनजाति सेवा का कार्य करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कमार जनजाति। ठीक है, ये भी जो है सीजी व्यापम का सवाल है कि कौन सी जनजाति जो है बांस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कमार जनजाति। ठीक है, कोल जनजाति, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोल जनजाति जो है कोरिया जिले में पाई जाती है। ठीक है, और इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो है कोयला निकालने का कार्य करती थी। ठीक है, इसी प्रकार से हल्बा जनजाति की बात करें। ठीक, तो हल्बा जनजाति जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? कृषि कार्य तथा पोहा बनाने वाली जनजाति कहा जाता है इसे। ठीक है, तो हल्बा जनजाति जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है क्योंकि ये कृषि का कार्य करती है और पोहा बनाने वाली ये जनजाति है। ठीक है, इसी प्रकार से कंडरा जनजाति की बात करें तो कंडरा जनजाति ये भी बांस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए बांस शिल्पकला जो है मतलब जो बांस शिल्पकला का कार्य जो है 3 जनजातियाँ करती हैं। एक तो आपका कमार, बिरहोर, धनवार और कंडरा, मतलब कि 4 जनजातियाँ जो हैं वो बांस शिल्पकला का कार्य करती हैं। एक तो आपका कमार, ठीक है, फिर बिरहोर, फिर धनवार और कंडरा जनजाति। ठीक है, इसी प्रकार से आप शिकारी जनजाति की बात करें तो शिकारी जनजाति देखिए नाम से लगता है कि शिकार करते होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो है ये शिकार नहीं करते हैं। तो आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में आपको जैसे शिकारी जनजाति दे सकता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि काले रंग की पक्षी का शिकार करने वाली जनजाति कौन सी है, और आपके ऑप्शन में पारधी भी होगा और शिकारी भी होगा। लेकिन जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो क्या करेंगे? शिकारी को टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपका शिकारी जो है वो गलत हो जाएगा और आपका पारधी सही हो जाएगा। ठीक है, तो शिकारी जनजाति क्या करती है? ये छिंद पत्ते से चटाई और टोकरी बनाने का कार्य करती है। ठीक है, जो छिंद के पत्ते होते हैं उनसे चटाई और टोकरी बनाने का कार्य करती है। ठीक, तो इतनी बातें हमने कर ली। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए गोदना, जो CGPSC और CG व्यापम के एग्ज़ाम हैं उनमें गोदना जो है एक बहुत प्रमुख टॉपिक है जिससे लगभग हर दूसरे साल जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो गोदना का कार्य करने वाली जनजाति कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। इसके बाद गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है ये देख लेते हैं, और सबसे अधिक गोदना करना मतलब गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें कि गोदना गोदने का कार्य कौन सी जनजाति करती है, तो उसमें आपका जो आ जाता है कुंजर, बंजारा और ओझा। ठीक है, ओझा जो है वो गोंड की उपजाति है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक मतलब आपसे पूछ ले कि गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए बैगा। ठीक है, बैगा जो है गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक जो है गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है, ठीक है, तो सबसे अधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है? कमार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे देखिए दो अलग अलग पॉइंट हैं। जैसे बात करें कि गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो बैगा। ठीक है, गोदना प्रिय जनजाति की बात करें तो बैगा, और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति की बात करें तो कमार। ठीक है, इनके अलावा जो गोदना का कार्य जो करते हैं वो कौन कौन से हैं, कुंजर, बंजारा, ओझा, जो कि गोंड की उपजाति है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लीजिएगा कि जो झेला गोदना है, ठीक है, गोदना का एक प्रकार होता है झेला गोदना। ठीक है, तो झेला गोदना जो है वो बैगा जनजाति की महिलाएं बनवाती हैं अपने शरीर पे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जनजाति से जुड़ी कुछ विशेष पुस्तकें। ठीक है, और उनके राइटर्स का नाम। ठीक, तो जनजाति से संबंधित कुछ विशेष पुस्तकें और उनके राइटर्स का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहली बात करते हैं, एक लेखक हैं वेरिर एल्विन, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। आप अगर इतिहास पढ़ रहे होंगे छत्तीसगढ़ का तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो वेरिर एल्विन ने यहाँ पे 4 किताबें लिखी हैं। ठीक है, वो 4 किताबें देख लेते हैं। तो पहला किताब है द मुड़िया एंड देयर घोटुल। ठीक है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। ठीक है, अगर देखिए आपको अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और उसे सुन के आप अपना नोट्स जो है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो वेरियर एल्विन की पहली पुस्तक कौन सी है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। ठीक है, इसके बाद दूसरी किताब कौन सी है, द गौर। फिर तीसरी द बैगास और द अगरिया। ठीक है, तो याद करना काफ़ी आसान है। देखिए जब घोटुल का नाम आ जाए तो वेरियर एल्विन ऐसा करके आप याद रखिए। ठीक है, वेरियर एल्विन के बारे में वेरियर एल्विन की किताब के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया द मुड़िया एंड देयर घोटुल, इसके बाद गौर, बैगास और अगरिया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं दूसरे राइटर की, तो उनका नाम है एस.सी. रॉय। ठीक है, एस.सी. रॉय ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द बिरहोर। ठीक है, देखिए कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा यहाँ पे, जो वेरियर एल्विन ने सिर्फ द गौर, द बैगास और द अगरिया लिखी है, लेकिन एस.सी. रॉय की बात करें तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, द बिरहोर। ठीक है, इसी प्रकार से एक और राइटर है श्यामाचरण दुबे। ठीक है, तो श्यामाचरण दुबे ने लिखी है द कमार। इसके बाद एक और राइटर हैं जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन, इन्होंने लिखी है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। ठीक, अब देखिए माड़िया और मुड़िया में आप कंफ्यूज होकर जो है बुक को इंटरचेंज मत कीजिएगा। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने कौन सी किताब लिखी है, द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, जबकि वेरियर एल्विन ने क्या लिखी है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। ठीक, चलिए अगले राइटर के बारे में बात करते हैं। तो अगले राइटर का नाम है पी.वी. नायक। ठीक है, पी.वी. नायक, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी है, द भील। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दयाशंकर नाग के बारे में। तो इन्होंने एक किताब लिखी है दयाशंकर नाग जी ने, इस किताब का नाम है द ट्राइबल इकोनॉमी। ठीक है, किताब का नाम तो है द ट्राइबल इकोनॉमी, लेकिन ये है किनके ऊपर, बैगाओं के ऊपर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग जो जनजातियाँ हैं उनके देवी देवता और उनसे संबंधित जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकता है सीजी व्यापम और CGPSC के एग्ज़ाम में। ठीक, तो एक साइड मैंने जनजातियों को लिखा है, एक साइड उनके देवी देवता। ठीक है, तो देखिए उरांव जनजाति जो होती है उनकी जो देवी का नाम है सरना देवी। ठीक है, इसी प्रकार से कोरवा जनजाति, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है CGPSC का। ठीक है, कोरवा जनजाति, तो कोरवा जनजाति के जो देवी देवता है उनका नाम क्या है, खुड़िया रानी। ठीक है, इसी प्रकार से कंवर जनजाति की बात करते हैं तो इनके जो देवी देवता है इनका नाम क्या है, सगराखंड। बैगा जनजाति का बूढ़ा देव, भतरा जनजाति शिकारी देवी। ठीक है, बिझवार जनजाति विंध्यवासिनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा बिंझवार जनजाति के लिए। ठीक है, क्योंकि जो शहीद वीर नारायण सिंह जी जो थे वो बिंझवार जनजाति के थे। ठीक है, तो इनके जो देवी देवता का नाम क्या था, क्या है, मतलब विंध्यवासिनी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कमार की। तो कमार जनजाति के जो देवी देवता हैं उनका नाम क्या है, छोटे माई और बड़े माई। ठीक है, छोटे माई, बड़े माई। मुड़िया जनजाति की बात करें जो कि मुख्यतः बस्तर में पाई जाती हैं, तो इनकी जो देवी देवता उनका नाम क्या है, अंगादेव। ठीक है, क्या नाम है, अंगादेव। अब एक बात नोट डाल के आप लिख लीजिए, ये जो CGPSC का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसे मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों के लोग एक परलौकिक शक्ति है जिनका नाम क्या है, बोंगादेव। ठीक है, बोंगादेव को मानते हैं। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं वो एक परलौकिक शक्ति को मानते हैं जिनका नाम क्या है, बोंगादेव। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग गोत्र के बारे में। ठीक है, जनजातियों में देखिए गोत्र बहुत फेमस होता है। ठीक है, पिछले ज़माने में लोग क्या करते थे, अपने आप को समूहों में बांट लेते थे और अपना जो है एक गोत्र दे देते थे। ठीक है,
गोत्र क्या होता था, उनके जाति का चिन्ह होता था, ठीक है। और जो है ये जनजातियों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता था, ठीक। आज के समय भी ये गोत्र प्रथा जो है प्रचलित है, ठीक है। और इनका विभाजन जो है देवी देवताओं के नाम पे किया जाता था, ठीक है। तो सामान्यतः असली में गोत्र होता क्या है, तो जो गोत्र होता है वो जनजातियों का विशेष चिन्ह होता है, ठीक है, जिससे वो अपने जो है जात बिरादरी या अपने समूह के लोगों को पहचानते हैं, ठीक है। जैसे आप जब शादी कर रहे होंगे, आपने देखा होगा कि शादी के समय पे क्या होता है कि गोत्र मिलाया जाता है, कि अगर गोत्र मिल जाता है तो उनकी शादी नहीं हो सकती, मतलब कि वो एक ही परिवार से आ जाते हैं, ठीक है, एक ही समूह जात समूह से आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो गोत्र होता है इनका नामकरण की बात करें, ठीक है, तो इनका नामकरण सामान्यतः जो होता है नदी के नाम पे, ठीक है, या पहाड़ के नाम पे, या किसी पेड़ के नाम पे, या किसी जानवर के नाम पे, ठीक है, इस आधार पे इसके किया जाता है, ठीक है। अब जनजाति के लोग जो होते हैं वो जो गोत्र होता है या टोटम, ठीक है, इनका जो चिन्ह होता है इसी को अपना उद्गम स्रोत मानते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें 4 देवताओं को पूजने वाले लोग जो है नालुंग पेन, ठीक है। 5 देवताओं को जो पूजन करते हैं वो संयुंग पेन को मानते हैं, ठीक है। 6 देवताओं को जो मानते हैं वो सारुंग पेन को मानते हैं। जो 7 देवी देवताओं को मानते हैं वो येरुंग पेन को मानते हैं, ठीक है। चलिए अब जनजाति विवाह की बात करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनजाति विवाह, और इससे सीजीपीएससी और सीजीव्यापा में काफ़ी सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जनजातियों के बारे में और उनके विवाह के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे बात करें हम लोग पहला अपहरण विवाह, ठीक है। अपहरण विवाह नाम से ही मतलब पता चल रहा है, ठीक है, कि अपहरण करके मतलब शादी किया जाता होगा, ठीक है। तो अपहरण विवाह या पायसोत्तर विवाह इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब ये जो है गोंड जनजाति में ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें युवक द्वारा जो होता है युवतियों का अपहरण करके विवाह किया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से बात करें दूध लौटावा, ठीक है, ये भी एक प्रकार से जातियों के बीच जो है विवाह का तरीका है, ठीक है। तो दूध लौटावा ये भी गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तो देखिए ममेरे और फुफेरे भाई बहन का विवाह किया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से विनिमय विवाह की बात करें, देखिए इसे गुरावट विवाह भी कहा जाता है, ठीक है, और ये भी जो है गोंड जनजातियों में ही प्रसिद्ध है, ठीक। तो इसमें क्या किया जाता है कि वर वधु जो है उनका आदान प्रदान करके विवाह किया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से हठ विवाह, ठीक, ये भी गोंड जो है जनजाति इसमें प्रसिद्ध है। इसमें क्या किया जाता है कि लड़की जो है ज़बरदस्ती लड़के के घर आके रहने लगती है, ठीक है, और बाद में जो है उनकी शादी कर दी जाती है, ठीक। इसी प्रकार से ढोकू विवाह, ठीक है, ढोकू विवाह भी एक प्रकार से जो है हठ विवाह के प्रकार समान ही होता है, ठीक है। ये जो है कोरवा जनजाति में ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक। इसमें भी क्या करती है लड़की लड़के के घर आके ज़बरदस्ती रहने लगती है, ठीक है, और बाद में जो है इन दोनों का शादी कर दिया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से भगेली विवाह, ठीक, तो भगेली विवाह ये भी जो है गौड़ जनजातियों में ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये भी जो है क्या बोलते हैं ढोकू जो विवाह होता है या फिर हठ विवाह जो होता है इसी के प्रकार से है, जिसमें लड़की क्या करती है लड़के के घर जाके ज़बरदस्ती रहने लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं पैडल विवाह के बारे में। तो देखिए पैडल विवाह जो है वो लगभग सभी जनजातियों में कॉमन है, ठीक है, और ये जो है बिल्कुल आम तरीका है जो कि आजकल किया जाता है, जिसमें लड़का क्या करता है लड़की के घर बारात लेकर जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं पठौनी विवाह, ठीक है। तो पठौनी विवाह जो होता है वो भी गोंड जनजाति में ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी लड़की जो है बारात लेकर लड़के के घर जाती है, ठीक है। तो जो पठौनी विवाह है यह जो है पैडल विवाह का विपरीत है, ठीक है। पैडल विवाह में क्या होता था कि जो लड़का है वो बारात लेकर लड़की के घर जाता था, लेकिन जो पठौनी विवाह होता है इसमें क्या किया जाता है जो लड़की होती है वो बारात लेकर लड़के के घर जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए हम लोग तो सेवा, चरधिया या लमसेना विवाह, ठीक है, इसे 3 नामों से जाना जाता है, या तो सेवा विवाह या चरधिया विवाह या फिर लमसेना विवाह, ठीक है। लमसेना का मतलब क्या है ससुराल, ठीक है, ये भी गोंड जनजाति जो है इसमें ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें क्या होता क्या है कि वर क्या करता है वधू के यहाँ जाता है और वधू का मूल्य चुकाने के लिए वहाँ पे अपनी सेवा देता है, ठीक है, वहाँ पे काम करता है और वहाँ पे जो है वधू का मूल्य चुकाता है और इसके बाद शादी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से तीर विवाह, ठीक है, तो तीर विवाह जो है बिंजवार जनजाति में बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें जो है तीर के साथ लड़की का विवाह किया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से अरौतो विवाह, तो अरौतो विवाह जो है एक प्रकार से विधवा विवाह है जो कि बिंजवार जनजाति में ही प्रसिद्ध है, ठीक है। गंधर्व विवाह की बात करें तो देखिए गंधर्व विवाह जो है परजा जनजाति में
ठीक है। मैंने बताया था आपको परिजा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। आप कमेंट में मुझे बताइए कि परिजा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के किस भाग में पाई जाती है। ठीक है। तो गंधर्व विवाह जो है परिजा जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, लड़का लड़की के साथ विक्षिप्त अवस्था में विवाह करता है। ठीक है। क्रय विवाह की बात करें, ठीक है, तो क्रय विवाह जो होता है या परिंगधन विवाह, तो ये भी जो है परिजा जनजाति में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तो वर को उपहार स्वरूप सामान देकर विवाह करना। ठीक है। तो क्रय विवाह जो होता है इसमें क्या किया जाता है, जो वर जो होता है उसको उपहार दिया जाता है, मतलब उपहार के स्वरूप कुछ सामान दिया जाता है और फिर विवाह किया जाता है। ठीक है। पाटो विवाह की बात करें तो देखिए कोरकू जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है। और पाटो मतलब क्या होता है, पुनर्विवाह। ठीक है। मतलब एक बार शादी हो जाती है, उसके बाद किसी कारण से अगर शादी टूट जाती है तो उसका दोबारा से जो शादी कराया जाता है उसे ही पाटो विवाह कहा जाता है। और ये कोरकू जनजाति जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जनजातियाँ जो होती हैं उनके कुछ युवा गृह होते हैं। ठीक है। युवा गृह होते हैं जहाँ पे जो है नवयुवक और नव युवतियाँ जो हैं अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। ठीक। तो देखिए बात करते हैं मुरिया जनजाति की। ठीक। मुरिया जनजाति या इसे मुड़िया जनजाति भी कहा जाता है। देखिए मुरिया या मुड़िया जो है एक प्रकार से गोंड की ही उपजाति है। ठीक है। इनके युवा गृह का नाम क्या है, घोटुल। ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी वेरियर एल्विन की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। ठीक है। तो ये इसी टॉपिक पे बेस्ड है। ठीक है। अब देखिए इसमें विशेष क्या है, तो देखिए पुरुष जो होता है उसको क्या कहा जाता है, चेलिक। ठीक है। और जो पुरुष सदस्य का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है, सिरेदार। ठीक है। इसी प्रकार से महिला जो होती है उसे क्या कहते हैं, मुटियारिन। ठीक है। और जो महिला सदस्य जो अपना प्रमुख बनाता है उसे क्या कहा जाता है, बेलोसा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, एक्चुअल में घोटुल जो है यहाँ पे जाने क्या उद्देश्य क्या होता है, तो जो युवक युवतियाँ जो होती हैं, जो नव युवक और नव युवतियाँ होती हैं उनको सांस्कृतिक रूप से परिचित कराना होता है। ठीक है। इसी प्रकार से बात करें उरांव जनजाति की, तो उरांव जनजाति का जो युवा गृह होता है उसे कहते हैं धुमकुरिया। ठीक है। क्या कहते हैं, धुमकुरिया। इसी प्रकार से बिरहोर जनजाति की बात करें तो बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह होता है उसे कहते हैं गितियोना। ठीक है, गितियोना। इसी प्रकार से भुइयाँ जनजाति की बात करें तो भुइयाँ जनजाति जो होती है उसका जो युवा गृह होता है उसे क्या कहते हैं, घसरवासा। ठीक है। इसी प्रकार से परजा जनजाति, आप मुझे कमेंट में बताइए कि परजा जनजाति छत्तीसगढ़ के किस भाग में पाई जाती है। ठीक है। तो इसकी जो युवा गृह होती है उसे क्या कहा जाता है, धांगा बक्सर। ठीक है, नाम पे ध्यान दीजिएगा, धांगा बक्सर। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग जनजातियों के बीच जो, देखिए जनजातियाँ जो होती हैं उनके कुछ विशेष पेय पदार्थ होते हैं। जिस प्रकार से उनके जो है युवा गृह होते हैं उसी प्रकार से इनके अलग अलग जो है पेय पदार्थ भी होते हैं। ठीक है। जो कि ये अलग अलग आयोजनों पे, शादी ब्याह, चाहे धान की कटाई, ठीक है, इस प्रकार के जो है जो आयोजन किए जाते हैं उन पे इन पेय पदार्थों को पीते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे पेय पदार्थ। ठीक है, कौन सी जनजाति बनाती है उसे, और उसमें कुछ विशेष अगर कुछ रहेगा तो उसे देखेंगे। ठीक है। तो देखिए सल्फी की बात करें, ठीक, तो सल्फी जो मैंने आपको बताया था अभी, मुड़िया जनजाति जो कि गोंड की उप जनजाति है, इनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। और ये सल्फी जो होता है ये ताड़ वृक्ष जो होता है, ताड़ का वृक्ष आपने देखा होगा, इसमें से सल्फी निकाला जाता है। ठीक। इसी प्रकार से बात करें ताड़ी की, ठीक, तो ताड़ी जो है बैगा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। और ये जो है ताड़ या फिर छिंद के वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है। हड़िया जो है, हड़िया जो पेय पदार्थ है ये कोरवा जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है। पेज की बात करें तो ये गोंड जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। और कोसना की बात करें तो उरांव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसे मैंने नोट डाल के यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी इसे बिल्कुल इसी प्रकार से लिख लीजिएगा कि बस्तर में जो चावल से बना पेय पदार्थ है उसे क्या कहा जाता है, लांदा। ठीक है, बस्तर में चावल से बने पेय पदार्थ को लांदा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनजातियाँ जो होती हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं, स्थानांतरित कृषि करती हैं। ठीक है। स्थानांतरित कृषि में क्या जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई जंगल है, ठीक है, ये कोई जंगल है, इसका किसी एरिया को चुनाव किया जाता है। ठीक है, इसी एक एरिया को चुनाव किया जाता है और यहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है, खेती की जाती है। अब खेती करते हैं यहाँ पे साल 2 साल 3 साल, लेकिन खेती करने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है, ये भूमि जो होता है बंजर हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इसे छोड़ के
फिर दूसरी जगह पे पेड़ों की कटाई की जाती है और फिर यहाँ पे फिर खेती शुरू की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है अपनी जगह जगह जो है वो बदलते रहते हैं। तो जनजातियों के बीच जो है इसी प्रकार की कृषि जो है प्रसिद्ध है। और इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कुछ जनजातियाँ उनके जो विशेष जो है कृषि के जो तरीके हैं उनके बारे में। ठीक, देखिए एक साइड मैंने जनजाति लिख के रखा है और दूसरे साइड जो है उसकी स्थानांतरित कृषि जो है इनका नाम। ठीक है, तो जो बैगा जनजाति है, ठीक है, बैगा जनजाति जो इस प्रकार की कृषि करती है इसे क्या कहते हैं, बेवार। ठीक है, इसी प्रकार से गोंड जनजाति। ठीक है, तो जो गोंड जनजाति जो है इस प्रकार की जो स्थानांतरित कृषि करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, धारिया या फिर बेवार। ठीक है, इसी प्रकार से भद्रा जनजाति के बारे में देखें तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, दहिया। ठीक है, तो ये जो है एक बार शायद CGPSC या CG व्यापम में आया हुआ सवाल है कि जो दहिया कृषि है वो किस प्रकार कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो दहिया जो कृषि है वो भद्रा जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं कमार के बारे में, तो कमार भी दहिया कृषि करते हैं। ठीक है, और कमार जो है दहिया भी करते हैं और देवारी कृषि भी करते हैं। ठीक है, अब अबुझमाड़िया जो जनजाति है जो कि अबुझमाड़ के एरिया में रहती है। ठीक है, इनकी जो कृषि का तरीका है इसे क्या कहते हैं, पेद्दा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध जो जनजातियों में जो कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने विद्रोह किए हैं। ठीक है, इनके बारे में तो आप सभी को लगभग इनमें से सारी चीज़ें मालूम होंगी, फिर भी मैं एक बार जो है सारी चीज़ों को यहाँ पे एक जगह पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं, शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, तो इन्होंने सोना खान का विद्रोह किया था। ठीक है, और ये किस जनजाति से थे, बिंझवार जनजाति से। ठीक है, इसी प्रकार से वीर गुंडाधुर की बात करें, ठीक, तो वीर गुंडाधुर जो है उन्होंने भूमकाल का विद्रोह किया था। ठीक है, और ये कौन सी जनजाति से थे, तो ये धुरवा जनजाति से थे। ठीक है, इसी प्रकार से गेंद सिंह की बात करें तो गेंद सिंह ने परलकोट का विद्रोह किया था। ठीक है, संत गाहिरा गुरु की बात करें तो संत गाहिरा गुरु जो है इनका आश्रम कहाँ पे है, जसपुर में है। ठीक है, चेंद्रू मंडावी। ठीक है, चेंद्रू मंडावी बहुत प्रसिद्ध नाम है और ये जो है मड़िया जनजाति के हैं। ठीक है, चेंद्रू मंडावी का एक और नाम है। ठीक है, इन्हें एक और नाम दिया गया है, इन्हें क्या कहा जाता है, टाइगर किड। ठीक है, आप सभी को पता होगा टाइगर किड कौन है, चेंद्रू मंडावी जी। ठीक है, अब ये जो है गढ़ बेगाल से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, जो प्रमुख जनजातियों में चित्रकार हुए हैं उनके बारे में। तो देखिए पहला जो है वेलगुर मंडावी। ठीक है, ये कहाँ से थे, नारायणपुर बस्तर से। ठीक है, वेलगुर मंडावी। इसी प्रकार से बात करते हैं नर्मदा सोनसाय की, तो नर्मदा सोनसाय गोंड चित्रकारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जनगण सिंह श्याम, तो ये भी गोंड चित्रकारी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ शिल्पकार के बारे में जो कि छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध जनजातीय शिल्पकार हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रामलाल झारा की जो कि रायगढ़ से हैं। ठीक है, रामलाल झारा। इसी प्रकार से गोविंद राम झारा, ये भी रायगढ़ से हैं। ठीक है, इसी प्रकार से गेंदराम सागर जो कि शक्ति से हैं। ठीक है, गेंदराम सागर शक्ति से हैं। छित्रूराम देवांगन या छित्रूराम जो है वो बस्तर से हैं। ठीक है, जयदेव बघेल वो भी बस्तर से हैं और मानिक घड़वा वो भी बस्तर से हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात की, रामलाल झारा जो कि रायगढ़ से हैं, गोविंद राम झारा ये भी रायगढ़ से हैं। ठीक है, उसके बाद गेंदराम सागर जो हैं वो शक्ति से हैं। ठीक है, इसके बाद छित्रूराम जो कि बस्तर से हैं, जयदेव बघेल ये भी बस्तर से हैं और मानिक घड़वा भी बस्तर से हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ हैं उनके नृत्य के बारे में। ठीक है, जो उनके लोक नृत्य हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मांदरी नृत्य। ठीक, तो मांदरी नृत्य जो है ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मांदरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, मुड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा। और इसके में विशेष बात क्या है कि इसमें घोटुल के बाहर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं कक्सार की। ठीक है, कक्सार नृत्य बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये किया क्यों जाता है, तो घोटुल के देवता लिंगोपन की आराधना के लिए ये नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक नृत्य है कक्सार और दूसरा नृत्य है काकसार। ठीक है, तो
कक्सार नृत्य जो है मुड़िया जनजाति के द्वारा, लेकिन काकसार या काकसार नृत्य अबूझमाड़िया लोगों के द्वारा। ठीक है। और एक पर्व होता है इनका काकसार पर्व, इसके अवसर पर ये किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से देखें हम लोग तो इबाल तोर। ठीक है। इबाल तोर नृत्य जो है ये मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। और ये कब किया जाता है? मड़ई महोत्सव जो आयोजित किया जाता है। ठीक है। मड़ई महोत्सव इनके लिए, ये जो है मड़ई महोत्सव आयोजित करते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है। तो यहाँ पे इस समय जिनके जो आराध्य हैं अंगादेव, ठीक है, इनकी आराधना के लिए किया जाता है। ठीक। आगे बात करते हैं गेंडी या डिटोम। ठीक है। गेंडी या डिटोम नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है, आपने देखा भी होगा। इसमें क्या करते हैं, बांस की एक आकृति होती है, इसके ऊपर चढ़कर नृत्य किया जाता है। ठीक है। जिसे गेंडी कहते हैं। ठीक। तो ये मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है और इसमें केवल लड़के भाग लेते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं हुल्की पाटा। तो हुल्की पाटा जो है ये भी मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है और ये नॉर्मल किसी भी अवसर पे ये किया जाता है। ठीक है। घोटुल पाटा की बात करें तो ये भी मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है और इसमें क्या, ये कब किया जाता है? तो ये मृत्यु के अवसर पे किया जाता है। ठीक है। घोटुल पाटा कब किया जाता है? मृत्यु के अवसर पे। हुल्की पाटा कोई भी नॉर्मल अवसर पे। ठीक है। आगे बात करते हैं माओ पाटा की। तो माओ पाटा भी मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है और ये शिकार के समय किया जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लिंगो पाटा की। ठीक। तो ये प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये किसी भी सामान्य अवसर पे किया जा सकता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मुड़िया जनजाति के बारे में। तो देखिए मुड़िया जनजाति के जो प्रसिद्ध कुछ नृत्य हैं इसमें कौन कौन से हैं? पहला तो आपका इबाल तोर। ठीक है। इसके बाद गेंडी, इसके बाद हुल्की पाटा, फिर घोटुल पाटा, फिर माओ पाटा और फिर लिंगो पाटा। लिंगो पाटा प्रधान जनजाति का है। ठीक है। और ये किसी भी सामान्य अवसर पर किया जा सकता है। ठीक। कर्मन नृत्य बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। और ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये बैगा, उरांव और कमार। ठीक है। पर कुछ प्रधान जनजाति के लोग भी जो हैं ये कर्मन नृत्य को करते हैं और ये सामान्य अवसर पर किया जाता है। ठीक है। देखिए आगे देखते हैं बिल्मा नृत्य। तो बिल्मा नृत्य जो है वो बैगा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। और जो विजयदशमी होती है दशहरा, इसके अवसर पर किया जाता है। ठीक है। सैलन नृत्य की बात करें तो सैलन नृत्य देखिए बैगा, गोंड और परमार जनजाति, ये तीन जनजातियों के द्वारा जो है सैलन नृत्य किया जाता है। ठीक है। और ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सैलन नृत्य जो है नॉर्मली तो जो है दीपावली के अवसर पर किया जाता है, लेकिन सरगुजा की बात करें स्पेशली तो सरगुजा में ये शरद ऋतु के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। डंडारी नृत्य की बात करें तो डंडारी नृत्य जो है ये भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है और कब किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। सरहुल नृत्य उरांव जो जनजाति उनका प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रिय नृत्य है और ये जो है साल वृक्ष के, जब साल वृक्ष में नए फूल लगते हैं तो उस अवसर पे ये सरहुल नृत्य किया जाता है। ठीक है। पैडुल नृत्य ये दोरला जनजाति जो होती है बस्तर की, इनके द्वारा किया जाता है और ये कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पे। ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं बार नृत्य की। ठीक है। तो बार नृत्य जो है कंवर जनजाति के लोग जो हैं इनके बीच ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये जो है मनोरंजन के लिए किया जाता है, नॉर्मली जो है मनोरंजन के लिए ये बाल नृत्य करते हैं। ठीक है। दमनच नृत्य की बात करते हैं। ठीक। तो दमनच नृत्य जो होता है वो कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है और ठीक है कोरवा जनजाति द्वारा दमनच नृत्य किया जाता है। अब दमनच जो नाचा है इसके साथ आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो है सबसे भयानक और ख़तरनाक नृत्य होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा भयानक नृत्य होता है और ये कब किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। थापड़े नृत्य की बात करें तो ये कोरकू जनजाति के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये बैसाख माह में किया जाता है। ठीक है। ढांढल नृत्य की बात करें तो ढांढल नृत्य जो है कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है और कब किया जाता है? तो आषाढ़ माह में किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से बात करें बैसन हॉर्न नृत्य की या फिर गौर सिंगा नृत्य, इसी को कहा जाता है। ठीक है। और मैंने जो यहाँ पे अपनी वीडियो में जो सामने में जो फ़ोटो लगाया था इसमें जो है बैसन हॉर्न नृत्य का ही फ़ोटो था। ठीक है। ये माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है और स्पेशली बात करें तो दंडामी माड़िया जो कि दंतेवाड़ा में रहते हैं इनके द्वारा किया जाता है। अब ये किया कब जाता है? तो देखिए गोंचा पर्व होता है। ठीक है। बस्तर में गोंचा पर्व मनाया जाता है तो इस समय पे माड़िया जनजाति के लोग करते हैं और इसमें स्पेशल क्या है? तो देखिए इसमें जो है
भैंस के सींग को लगाकर नृत्य करते हैं। आपने देखा होगा फोटो में कि भैंस के सींग जो है उसको एक व्यक्ति जो है सिर पे पहना हुआ है, तो इस प्रकार से डांस करते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बायसन हॉर्न नृत्य। ठीक है। परम नृत्य की बात करें तो ध्रुव जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, और एक प्रकार से ये क्या है, एक सैन्य नृत्य है। ठीक है। भड़म नृत्य की बात करें तो भारिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, और ये जो भारिया जनजाति के लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो भड़म नृत्य है। ठीक है। तो हमने आज काफ़ी बातें कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बराबर मिलते रहें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।